हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में क्या हुआ कि कंप्लेनेंट जो है वो एक 23 साल की महिला है, मैरिड। उसने एलिगेशंस लगाए कि आकाश, जो कि एक 19 साल का लड़का है, स्टूडेंट था वो, कि उसने उस महिला के फोटोग्राफ्स और वीडियोस निकाले, उनको एडिट किया सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट में और फिर अपने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स को यूज करके उन फोटोज को, वीडियोस को सर्कुलेट कर दिया। फिर उस सर्कुलेशन के बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्रिमिनली इंटिमिडेट करने लगा, उसकी शादी तक को डिसरप्ट करने की इस लड़के ने कोशिश की। अब इस लड़के के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एफआईआर में ये सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। सेक्शन 78 क्लॉज 2 बीएनएस, सेक्शन 67, 67A आईटी एक्ट। अब अक्यूज्ड को कस्टडी में ले लिया जाता है, मतलब आकाश इस एफआईआर के चलते अरेस्ट हो गए थे। मई में उनको अरेस्ट कर लिया गया था और तब से वो अब तक जेल में ही थे, है ना। पहली एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। फिर सेकंड बेल एप्लीकेशन इन्होंने हाई कोर्ट में फाइल करी। अब इनका कहना है कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अब इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं इतने टाइम से जेल में हूँ, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, चार्जशीट भी फाइल ही हो चुकी है, तो मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप कहेंगे तो आप बस मुझे जेल में ना रखें, है ना। ये इसकी बेल एप्लीकेशन है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कोर्ट को दो कंपीटिंग कंसर्न्स को बैलेंस करना है। दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस केस। एक तरफ है सीरियसनेस ऑफेंस की, रिवेंज पॉर्न, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मैरिज डिसरप्शन, किसी की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने की कोशिश, किसी को बदनाम करने की कोशिश, किसी की लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश, डिग्निटी को, मैरिज को, सबको स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये है विच इज अ वेरी सीरियस थिंग, दूसरी तरफ एक बच्चा है 19 साल का जिसके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगे हैं। तो उसकी सारी जिंदगी है, उसका फ्यूचर है, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऑलरेडी कस्टडी में है। अब इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो लीगल इशू यही ऐसे इमर्ज हुआ कि क्या इस तरह के यंग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को सीरियस साइबर ऑफेंसेस के चलते जेल में रखें या फिर बेल दे दें, है ना। और अगर बेल दे रहे हैं तो भाई किस तरह की कंडीशंस लगाई जानी चाहिए कि विक्टिम को जस्टिस में मिल जाए और जो अक्यूज्ड है उसके रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्म्स के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी सलामत कर दिए जाएं कि भाई वो जेल में पहुंचा दिया जाएगा तो हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाएगा। लेकिन विक्टिम को न्याय देना भी जरूरी है। इस बच्चे को जेल में डाल दो, ये भी सही नहीं लग रहा। तो ये बड़ा पेचीदा सा केस है, ठीक है। अब कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको पढ़ लेते हैं। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। कोर्ट नोटेड कि बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होता है कि पिटिशनर ने सोफिस्टिकेटेड मेथड्स को एम्प्लॉय किया है इन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए, है ना। सब कुछ है यहाँ पे। डिफरेंट मोबाइल फोन्स थे, मल्टीपल फिक्टिशियस इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किए गए, कंटेंट को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बनाया गया, उसे एडिट किया गया, उसको पॉर्न में कन्वर्ट कर दिया गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि विक्टिम इन हर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड की जो PW3 है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, उसने ट्रायल कोर्ट में क्लियरली आर्टिकुलेट किया था कि पेटिशनर ने किस तरह से उसे इंटिमिडेट किया इन डिजिटल मीन्स को यूज करके। कोर्ट एम्फसाइज कि विक्टिम एक मैरिड लेडी है और पेटिशनर ने एलिजिडली उसकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की इन सारी नोटोरियस एक्ट्स के थ्रू। Court took judicial notice of the fact कि offence for which the petitioner is charged was triable by a magistrate first class and the victim's statement has already been recorded. Accused May 2025 से कस्टडी में है। बहुत सारे मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जो अक्यूज्ड के फेवर में हैं, जैसे वो सिर्फ 19 साल का है, स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, सिग्निफिकेंटली उसका कोई क्रिमिनल पास नहीं है जो कि उसके फेवर में वे कर रहा था। इन सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने एक इंक्लिनेशन दिखाया है उसे बेल देने का। लेकिन इस बेल पे बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई हैं। दैट इज व्हाट मेक्स दिस केस रियली इंटरेस्टिंग। द कंडीशंस दैट वर पुट फोर्थ इन द बेल आर क्वाइट यूनिक, ठीक है। कोर्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स
safety, her married life, everything. But they wanted to do so by ensuring कि भाई accused का future भी ना destroy हो जाए permanently इतनी कम उम्र में. तो बेल को ग्रांट कर दिया गया है ना, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि 3 साल तक फॉर 3 years यू कैन नॉट बी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नन. एक बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा विद श्योरिटी, और अगर आप रिपीट करते हैं इस तरीके कोई भी हरकत या कोई भी वाक्य तो आपकी बेल को इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाएगा. इफ़ यू ट्राई एज मच एज लॉग इन टू अ सोशल मीडिया अकाउंट और एनीथिंग, योर बेल विल इमीडिएटली बी टर्मिनेटेड, आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा. ठीक है, तो ये है केस, छोटा सा केस है लेकिन बेल कंडीशंस काफ़ी यूनिक हैं. अब डॉक्ट्रिनल एंगल क्या है इसका? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद जो कि 1977 का केस है, उसमें ये रूल निकाला गया था कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. इंडिविजुअल लिबर्टी को सोसाइटल हार्म, विक्टिम सेफ्टी के साथ बैलेंस करना होता है और यही बेल का एक प्राइमरी पैरामीटर होता है. बीएनएसएस का चैप्टर 35 बेल की कंडीशंस को कोडिफाई करता है, तो आप इसे याद रख लीजिए. बेल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई ऑफेंस का नेचर क्या है, अक्यूज्ड का कितना रोल है, और कोर्ट इस बेल को ग्रांट करने के लिए कंडीशंस को टेलर भी कर सकता है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन्हीं कंडीशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि आप कोई ऐसी absurd कंडीशन नहीं लगा सकते जो दिखते ही लगे कि ये क्या कंडीशन है. जैसे एक केस था, उसे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे. उसमें ये कंडीशन लगाई थी हाई कोर्ट ने कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, ही वॉज आउट ऑन बेल, तो wherever you go you'd have to share your live location with your investigating officer. तो ये कंडीशन की absurdity को चैलेंज किया गया कि लाइव लोकेशन शेयर क्यों करना चाहूँगा मैं, मतलब लाइव लोकेशन करंट लोकेशन से बिल्कुल अलग है. So this condition was held to be an absurd condition. So you can of course tailor conditions according to the nature of the case, the condition of the accused, the safety of the victim, balance everything, of course, create situations that suits the case, of course, but do not make these conditions absurd. Make sure कि वो आपके cause को further कर रही हैं. आपका जो cause है जहाँ पे आप victim की safety ensure करना चाहते हैं without destroying accused's future, तो इस cause को further करती हुई condition होनी चाहिए. इसके balance को facilitate करती हुई, इसके balance को achieve करती हुई condition होनी चाहिए. This is what the necessity is, है ना. तो जजमेंट दिखाता है कि किस तरह से एक यंग ऑफेंडर के रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन, उसके रिफॉर्मेशन के लिए, प्लस विक्टिम की डिग्निटी, उसकी मैरिज के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ने कितनी एक इनोवेटिव बेल कंडीशन को क्रिएट किया कि तुम जाओगे ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द केस. छोटा ही केस है बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लाइक आई सेड, और इंटरेस्टिंग होने की वजह से ही मैंने सोचा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें. तो बेल के केस में आप इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना. फिर लिबर्टी का जब मसला आता है तो लिबर्टी जैसे ही कहीं इन्वॉल्व होती है वो ऑटोमेटिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो लिबर्टी के एंगल से बेल को एक्सप्लेन करना बड़ा ही एक दिस इज़ अ वेरी nice way to explain liberty. इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, बेल उसको बैलेंस करता है, उसको रोक देता है. there is a very this, it's not a very complicated web like system, no, it's actually a very systematic safeguard जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को, फिर क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को, विक्टिम के राइट्स को, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मशीनरी के एफिशिएंसी को, उनकी फंक्शनैलिटी को, सबको बैलेंस करते हुए चलते हैं ये प्रोविजंस, है ना. दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर. तो आप जब भी आंसर लिखें, ऑब्वियसली आप इसको, तो ये तो मैंने अपने हिसाब से बोला है, बट आप इस एक कंप्रिहेंसिव आंसर को लिखने के लिए बहुत सारे एंगल्स को ऐड करना पड़ता है, तो ये सारे एंगल्स हैं. ओके, दिस वाज द केस. अगले केस पे आ जाते हैं. बेल क्या है आपको पता ही है. इट इज अ कंडीशनल रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर ट्रायल
फंडामेंटली रूटेड इन द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ऑब्वियसली एक क्रूशियल मैकेनिज्म है इंश्योर करता हुआ कि इंडिविजुअल्स को अनजस्टली डिटेन नहीं किया जा रहा है जब तक कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं होती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है गारंटी is to guarantee that the accused does not abscond from justice, tamper with the evidence or influence witnesses during the pendency of the case। ठीक है, लीगल प्रोविजंस क्या है? चैप्टर 35 ऑफ BNSS कोडिफाई करता है बेल के प्रोविजंस को। कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस, जुडिशियल पावर्स, बेल मैटर्स के रिगार्ड में स्टैब्लिश करता है। ये यहाँ पे केस भी दे रखा है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में स्टैब्लिश हुआ था ये फंडामेंटल प्रिंसिपल कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। टाइप्स एंड पावर्स मुझे लगता नहीं कि आपको पढ़ाने की मुझे जरूरत है, सो दिस इज द केस। अगले केस की तरफ पढ़ते हैं, लक्ष्मण जांगडे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस केस में क्या है, एपेलेंट जो है अक्यूज्ड हैं, उनका नाम है लक्ष्मण जांगडे और ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ट्रायल में इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए 376 AB IPC एंड पेनिट्रेटिव एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्शन 6 पॉक्सो। इनको 20 साल की सजा सुनाई गई, रिगरस इम्प्रिजनमेंट विथ 50,000 फाइन। ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था। इस कन्विक्शन को हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने अपहोल्ड कर दिया। जांगडे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस जो मुझ पे लगाए गए हैं ये ही गलत हैं। ये जो सेक्शंस मुझ पे लगाए गए हैं, जो मेरे अगेंस्ट फाइल किए गए, चार्ज फ्रेमिंग इन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ एरर्स। मुझ पे ये चार्जेस ही नहीं लगाए जाने चाहिए थे और यही है इस केस का पूरा बैकग्राउंड। अब विक्टिम केस की कहानी सुन लेते हैं। विक्टिम जो है 12 साल की एक छोटी बच्ची है, 12 साल से भी छोटी है वो। एलिगेशंस थे इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के, लेकिन विक्टिम का जब स्टेटमेंट फाइल हुआ तो उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे प्राइवेट पार्ट पे टच किया गया, मेरे सेक्स ऑर्गन को टच किया, लेकिन उसने पेनिट्रेशन की शिकायत नहीं करी थी। मतलब कन्फेशन में जो उसका जो रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC जो डिपोजिशन होता है कोर्ट के सामने, उसमें उसने पेनिट्रेशन कभी एलेज नहीं किया। तो जो डेपोजिशन होता है कोर्ट के सामने उसमें उसने पेनिट्रेशन कभी एलेज नहीं किया था। शी डिड एलेज कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया है, सेक्स ऑर्गन को टच किया गया है, ही यूज्ड टू प्लेस हिज हैंड ऑन माय सेक्स ऑर्गन एटसेट्रा। इम्पोर्टेंटली जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ बच्चे का तो कोई भी पेनिट्रेशन का एविडेंस नहीं निकल कर आया। फिर मदर का जो कोरोबोरेटिव स्टेटमेंट था उसमें भी यही एलेज किया गया था जो विक्टिम कह रही थी, है ना। अगेन देयर वाज नथिंग रिलेटेड टू पेनिट्रेशन नीदर इन द एलिगेशन नॉर इन द स्टेटमेंट और इन द एविडेंस दैट वाज फर्निश्ड बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स। बावजूद इसके चार्ज फ्रेमिंग में ये सेक्शंस लगा दिए गए 376 AB विच इज रेप एंड पेनिट्रेटिव एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, जो कि बहुत हाई पेनल्टी वारंट करता है। और ट्रायल कोर्ट ने इन चार्जेस पे ट्रायल भी कंडक्ट कर दिया, कन्विक्ट भी कर दिया, सजा भी सुना दिया। हाई कोर्ट ने सजा को अपहोल्ड भी कर दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट यही है कि भाई ये जो बिहेवियर है जिसे एलेज किया गया, ये कहा उसने कि मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे उसी गलती की सजा दी जाए जो मैंने की है, उस गलती की नहीं जो मैंने नहीं की। ये तो बिल्कुल एक आप मेरे नाम पे किसी तरह की सीख देना चाह रहे हैं समाज को कि अगर कोशिश भी करोगे तो सूली पे लटका दिए जाओगे। दिस इज समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, है ना। एक्सेसिव पनिशमेंट दिया जा रहा है मुझे। दैट इज व्हाट हिज stance is. He is not denying punishment, but he is denying the punishment that he is being given. Prosecution का यही stance है कि मेरा जो behavior है it is not rape, it is not penetration, it is sexual assault. Punish me for that, but it is not what you are punishing me for. Defense का stance है कि भाई act बहुत criminal है, it is not something that is to be taken lightly. और भले ही वो penetrative नहीं हो, लेकिन a man who can commit such action is quite he has the potential of doing something even worse. तो जिसने नहीं किया पेनिट्रेशन वो कर तो सकता है। ये डिफेंस का थोड़ा सा अजीब तरह का स्टैंस है कि एग्जैजरेशन किया गया, मतलब इट इज नॉट एग्जैजरेशन, the crimes that he has committed is the grossest or the most heinous crime ever. It demands harshest punishment that law can give, और यही हमने किया है ना। इसकी एक्ट को लाइटली नहीं लिया जा सकता।
डिफेंस कह रहा है कि भाई पेनिट्रेशन है ही नहीं तो पेनिट्रेशन की सजा क्यों दी जा रही है। अब लीगल इशू कि अगर एक अडल्ट एक 12 साल से छोटी बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच करता है पेनिट्रेशन के बिना, तो क्या उसे भी रेप कह देंगे? दैट इज द लीगल इशू, है ना। या फिर क्या उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कह देंगे, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 6। अब कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही केयरफुली वो सारे सेक्शंस को और डेफिनेशंस को एनालाइज करते हुए निकाले गए हैं कि सेक्शन 375 आईपीसी रेप जो है वो रिक्वायर करता है कि पेनिट्रेटिव एक्ट होना चाहिए। रेप का जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो एक फोर्सफुल पेनिट्रेशन है। इट does not need to be penile necessarily, but it has to be a penetration, whether it is through an object or by a manipulation or by oral or anything, but it has to be a penetration. Otherwise it is not rape. सेक्शन 3C पॉक्सो जो है वो पेनिट्रेटिव असॉल्ट को डिफाइन करता है, वो भी पेनिट्रेटिव असॉल्ट में पेनिट्रेशन ही डिमांड करता है। mere touching is not equal to penetrating, it is not, है ना। एविडेंस पे भी कोई एलिगेशन नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। विक्टिम की जो कंसिस्टेंट टेस्टिमनी है उसमें भी पेनिट्रेशन को एलेज नहीं किया गया, मदर के कॉरोबोरेशन में भी नहीं एलेज किया गया। कंडक्ट इन इटसेल्फ इज डेफिनेटली अ सीरियस क्राइम, लेकिन जो चार्ज फ्रेमिंग है वो वाकई गलत है। द पर्सन दैट अक्यूज्ड इज इंडीड बीइंग पनिश्ड फॉर समथिंग दैट ही डिडंट डू। He should be punished for his crimes, but not the crimes he never committed. तो चार्जेस को करेक्ट किया गया है सेक्शन 6 की जगह सेक्शन 7 पॉक्सो विच इज सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 9M पॉक्सो विच इज एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्योंकि बच्ची छोटी थी, एंड सेक्शन 354 आईपीसी विच इज आउटरेजिंग मॉडेस्टी। ये सेक्शन लगाए गए। सजा को 20 साल से 5 साल कर दिया गया और फाइन मेरे ख्याल से वही बरकरार रहने दिया है। तो कोर्ट ने पेनिट्रेटिव ऑफेंसेस एंड नॉन पेनिट्रेटिव ऑफेंसेस के बीच में एक बहुत ही क्लियर डेफिनेट डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंसिएशन ले डाउन किया है। प्रोपोर्शनल पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है एक लेमैन की नज़र से या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी के मामलों को पढ़ता है, न्यूज़पेपर में, टीवी पे देखता है, तो सबके दिमाग में यही आता है कि अरे इसने ये क्राइम किया है, इसको मार दो, इसको डेथ पेनल्टी दे दो, इनको हार्शेस्ट पनिशमेंट दे दो। लेकिन न्याय ऐसे नहीं होता, है ना। वी आर नॉट सीकिंग रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट्स नॉट हाउ आवर क्रिमिनल सिस्टम वर्क्स। एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। यही थी वो फिलॉसफी जिसके चलते जस्टिस में एक्सट्रीमिटी को प्रिवेंट किया गया, लीगल सिस्टम्स बनाए गए, है ना। एग्जैजरेटेड चार्ज से न्याय नहीं होता, विक्टिम को न्याय नहीं मिलता कि आप चार्ज को एग्जैजरेट कर दें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्याय पा गई विक्टिम, नहीं। दूसरे के साथ अगर अन्याय हो गया है तो भी वो न्याय नहीं है। दोनों सूरतों में बैलेंस ज़रूरी है, इवन इफ इट इज़ द क्रिमिनल, है ना। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है इफ़ यू आर पनिशिंग अ पर्सन एक्सेसिवली। यू पनिश हिम डेफिनेटली, लॉ इज़ नॉट अगेंस्ट दैट, बट यू पनिश हिम प्रोपोर्शनेटली। तो ये बड़ा ही अच्छा केस है अगर देखा जाए तो जस्टिस के जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फैसिलिटेट करता हुआ, उनको ले डाउन करता हुआ, राइट। तो आप इसको नेचुरल जस्टिस के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे अक्यूज्ड के राइट्स को भी बैलेंस किया गया है। बहुत कम होता है ऐसा, मतलब बहुत कम तो नहीं होता ऐसा, अक्यूज्ड के राइट्स को बैलेंस किया ही जाता है। कोर्ट्स आर नेवर हार्श व्हाइल गिविंग पनिशमेंट्स। ये सारे सेक्शंस हैं, ये मैं आपको पढ़ा ही चुकी, है ना। की डिस्टिंक्शंस जो हाईलाइट किए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, हमारे वेब पेज पे दे रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, इसी तरह से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।